नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज इस बुलेटिन में बात होगी मिडिल ईस्ट जंग में बुरी तरह फंसे अमेरिका और इजराइल की, बिहार की सियासत में बड़े उलटफेर की, देखेंगे असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने किया क्या ऐलान, पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ क्यों सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है टीएमसी, जानेंगे तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके के बीच सीट शेयरिंग के किस फॉर्मूले पर बनी सहमति, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे कैसे देश की भावी महिला सीजेआई ने मोदी सरकार को दिखाया आईना। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र राज्यसभा के लिए बीजेपी ने जारी की 4 उम्मीदवारों की लिस्ट। इनमें रामदास आठवले, विनोद तावड़े, माया चिंतामन इवनाते और रामराव वडकुते के नाम हैं शामिल। पश्चिम बंगाल में 45 दिन में 7वां वेतन आयोग के लागू वादे पर छिड़ी बहस। सीएम ममता ने वादे को बताया भ्रामक, गृह मंत्री अमित शाह ने किया था ऐलान। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा बयान, कहा मुझे लगता है कि उत्तर कोरिया की संसद में बैठा हूं, हर बात पर मोदी मोदी करते हैं नेता। डॉलर के मुकाबले रुपया एक बार फिर हुआ कमजोर, 69 पैसे टूटकर 92 रुपया 18 पैसे पर पहुंचा। इजराइल ईरान युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमत का दिखा असर। और शेयर बाजार में गिरावट, 1122 अंकों की गिरावट के साथ 79,116 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 385 अंकों की गिरावट के साथ 24,480 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मिडिल ईस्ट में जंग तेज होती जा रही है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। एक तरफ उसके जवाबी हमले जारी हैं, जिससे इजराइल के साथ ही खाड़ी देशों में भी कोहराम मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ देश की कमान किसे सौंपनी है, ये भी तय कर लिया गया है, जिससे बौखलाए इजराइल ने नई धमकी दे दी है। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और इजराइल ने पहले ही हमले में ईरान को बड़ी चोट दे दी। उसके सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की जान ले ली, जिसके बाद उन्हें भरोसा था कि ईरान को झुकाना अब आसान हो जाएगा। उन्होंने ईरान में भी वेनेजुएला की ही तरह कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन यहां उनका दांव पूरी तरह फेल हो गया, क्योंकि ईरान ने न सिर्फ अमेरिका और इजराइल को करारा जवाब दिया, बल्कि कुछ ही दिनों में वो आंतरिक उथल पुथल को भी शांत करने में सफल हो गया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 88 मौलवियों वाली एक्सपर्ट्स असेंबली ने दिवंगत आयतुल्ला अली खामनेई के बेटे मुज्तबा को अगला सुप्रीम लीडर चुना है। यानी ईरान में अमेरिका की तख्तापलट की साजिश फेल हो गई है, और ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो इस जंग में सरेंडर नहीं करेगा, जिसके बाद इजराइल की बौखलाहट भी साफ दिखाई दी। जिस तरह इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने धमकी दी है कि अली खामनेई के बाद ईरान में जो भी नया नेता बनेगा उसे भी खत्म कर दिया जाएगा, नाम या जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता, इजराइल उसे ढूंढ लेगा। इस बीच दोनों तरफ से हमले जारी हैं। इजराइल का दावा है कि उसने एक IAF F-35I अदीर फाइटर जेट ने एक ईरानी एयरफोर्स याक 130 फाइटर जेट को मार गिराया। वहीं ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका के सबसे घातक युद्धपोत USS अब्राहम लिंकन को भारी नुकसान पहुंचाया है। उसके हमले में कई अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई। ईरान ने कुवैत में मिसाइलों की नई लहर लॉन्च कर दी। उसने ड्रोन हमले में सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मौजूद CIA स्टेशन को भी निशाना बनाया है, जिससे स्टेशन का एक हिस्सा गिर गया और परिसर धुएं से भर गया। इस बीच यूनाइटेड नेशन के मानवाधिकार कार्यालय ने ईरान में एक लड़कियों के स्कूल पर हुए हमले की जांच कराने की मांग की है। इस हमले में 168 लड़कियों की जान चली गई थी। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना ने बताया है कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने रूसी समकक्ष सेर्गेई लावरोव के साथ फोन पर बातचीत की, जिससे अमेरिका के गलत मिलिट्री हमले के गंभीर नतीजों पर बात की जा सके। इसके साथ ही ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा और वाशिंगटन से उसका किसी भी तरह का संपर्क नहीं है, जिसके बाद माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में फिलहाल बाजी पलट गई है। ईरान अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है, तो बिहार की सियासत में भी उफान देखा जा रहा है। खबर है कि सीएम नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है, जिससे बीजेपी ने राज्य में आखिरकार अपना सीएम बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। 5 मार्च को नामांकन के आखिरी दिन ये साफ हो जाएगा कि बिहार की अगली सियासी तस्वीर क्या होगी। ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश अपनी मर्जी से राज्यसभा जा रहे हैं या उन्हें सलीके से हाशिए पर धकेला जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार की सियासत में एक बार फिर खेला होने जा रहा है। चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है, यानी अब बीजेपी का बिहार में अपना सीएम बनाने का सपना पूरा होता दिख रहा है।
जैसा आप जानते हैं कि बीजेपी चुनाव के दौरान बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आने की फिराक में थी ताकि वो सीएम पद पर अपना दावा ठोक सके। बीजेपी ने हमेशा नीतीश के कद को सीमित रखने की कोशिश की। अब 5 मार्च को राज्यसभा नामांकन की आखिरी तारीख है और अटकलें हैं कि नीतीश कुमार खुद दिल्ली जाने को तैयार हो गए हैं। ये बीजेपी के लिए क्लीन स्वीप जैसा मौका है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि क्या बिहार में भी महाराष्ट्र वाला खेल शुरू हो चुका है। पहले गठबंधन तोड़ना, फिर साथी को कमजोर करना और अंत में पूरी कमान अपने हाथ में लेना। बीजेपी की ये रणनीति अब बिहार में नजर आ रही है। लेकिन सवाल है कि क्या नीतीश सिर्फ एक सांसद की कुर्सी से मान जाएंगे? कयास है कि उन्हें मोदी कैबिनेट में कोई बड़ा भारी भरकम मंत्रालय दिया जा सकता है। अब अगर नीतीश केंद्र में जाते हैं तो बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का दावा मजबूती से ठोकेगी। संख्या बल उसके साथ है और संगठन की तैयारी भी पूरी है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार अपनी मर्जी से किनारे हो रहे हैं या बड़े सलीके से हाशिए पर धकेला जा रहा है। बिहार की राजनीति अब उस मोड़ पर है जहां सुशासन बाबू की पारी सिमटती दिखाई दे रही है और बीजेपी खेमे के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। 5 मार्च की शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि बिहार की अगली सियासी तस्वीर क्या होगी। बिहार की सियासत में बड़े उलटफेर की आशंका जताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ने आखिरकार महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में खेलने की तैयारी कर ली है, तो असम में भी चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस ने अपने 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस ऐलान के बाद गोगोई ने सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को विधानसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। देखिए रिपोर्ट। असम विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। चुनाव आयोग ने भले ही तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस ने अपने 42 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। इस लिस्ट का सबसे चौंकाने वाला नाम सांसद गौरव गोगोई का है। कांग्रेस ने उन्हें जोरहाट सीट से मैदान में उतारा है। गौरव गोगोई फिलहाल असम कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और अब गौरव गोगोई ने इस ऐलान के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को खुली चुनौती दे दी है कि वो उनके खिलाफ जोरहाट से चुनाव लड़कर दिखाएं। वहीं कांग्रेस ने अपने पुराने और भरोसेमंद चेहरों पर भी भरोसा जताया है। देवव्रत सैकिया नेता विपक्ष अपनी पारंपरिक सीट नजीरा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा को बारचल्ला से टिकट दिया गया है। नंदिता दास इन्हें हाजो सुआलकुची सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने इस बार युवा चेहरों के रूप में सांसदों के बेटों को भी टिकट दिया है। सांसद रकीबुल हुसैन के बेटे तंजील हुसैन सामागुड़ी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं प्रद्युत बारदोलोई के बेटे प्रतीक मार्घेरिटा सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगे। माना जा रहा है कि जल्दी असम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर ये साफ कर दिया है कि वो इस बार आर पार के मूड में है। अब सबकी निगाहें बीजेपी की लिस्ट पर तो टिकी ही हैं, लेकिन सवाल ये भी बरकरार है कि क्या सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा गौरव गोगोई की जोरहाट से चुनाव लड़ने की चुनौती स्वीकार करेंगे। असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक चुनावी तैयारियों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर ममता सरकार और चुनाव आयोग के बीच टकराव बना हुआ है और अब सत्ताधारी दल टीएमसी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। एसआईआर में धांधली को लेकर चल रही सियासी बयानबाजी के बीच टीएमसी ने चुनाव आयोग को बड़ी चेतावनी भी दी है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चल रही एसआईआर प्रक्रिया का विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है और अब इस विरोध की चिंगारी इतनी तेज हो गई है कि बीजेपी और चुनाव आयोग उसमें पूरी तरह से झुलसते नजर आ रहे हैं। और अब एसआईआर में एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसे लेकर टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि हमने दस्तावेजी सबूत पेश किए हैं जिनसे पता चलता है कि फॉर्म 6 और फॉर्म 7 में अनियमितताओं से 9 लाख से अधिक मतदाता प्रभावित हुए हैं। 19 जनवरी की शाम को जारी बुलेटिन और 28 फरवरी को प्रकाशित सूची मेल नहीं खाती। ये गड़बड़ियां मामूली नहीं है बल्कि व्यवस्थित है। जब चुनावी रिकॉर्ड बिना किसी स्पष्टीकरण के बदले जाते हैं तो ये अनजाने में की गई गलतियां नहीं होती। हम इन नए निष्कर्षों को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सच्चाई दबी नहीं रहेगी। मतदान के अधिकारों को कमजोर करने के प्रयासों को दृढ़ता से, कानूनी रूप से और लगातार चुनौती दी जाएगी। जैसे आप जानते हैं कि विपक्ष कई बार एसआईआर में धांधली के सबूत दे चुका है, जिससे बीजेपी और चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ी हुई है। इस बीच अब टीएमसी की इस नई चुनौती ने बीजेपी और आयोग के लिए एक बड़ा गड्ढा खोद दिया है, जिसमें दोनों कभी भी गिर सकते हैं। खैर, अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग टीएमसी के इस वार से कैसे बचता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ सकती है, जबकि तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके गठबंधन को बड़ी राहत मिली है। दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर मची खींचतान खत्म हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम स्टालिन से बात कर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझाया है, जिसके बाद चुनाव की तैयारियों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो क्या है कांग्रेस और डीएमके का सीट शेयरिंग फॉर्मूला, देखिए इस रिपोर्ट में।
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए डीएमके और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर सहमति बन गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से फोन पर बात कर इस चुनावी डील को अंतिम रूप दिया है। डीएमके के साथ कई राउंड की बातचीत के बाद सीट शेयरिंग पर मुहर लग गई है। कांग्रेस को राज्य की 28 विधानसभा सीटें दी गई हैं। पार्टी पहले 35 सीटों की मांग पर अड़ी हुई थी, जबकि डीएमके उसे 25 से ज्यादा सीटें देने के लिए तैयार नहीं थी। इसके चलते मामला कश्मकश में फंसा हुआ था। लेकिन 4 मार्च को होली के मौके पर खड़गे ने सीएम स्टालिन से फोन पर बातचीत की, जिस दौरान दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई। जैसा कि आप जानते हैं कि तमिलनाडु की कुल 234 विधानसभा सीटों में डीएमके ने 25 विधानसभा सीटों के साथ एक राज्यसभा सीट का अंतिम ऑफर दिया था, जिसे कांग्रेस ठुकरा चुकी है। कांग्रेस किसी भी सूरत में 30 सीटों से कम पर लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसे में पार्टी ने डीएमके के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम को जिम्मा सौंपा था, जिसके बाद चिदम्बरम ने स्टालिन सहित डीएमके के तमाम वरिष्ठ नेताओं से बात की। उसके बावजूद बात नहीं बन सकी। फिर खड़गे ने खुद स्टालिन से बात करके सीट शेयरिंग को फाइनल कर दिया। दोनों दलों के बीच सीटों के चयन और संख्या को लेकर पिछले कुछ दिनों से चर्चा चल रही थी, लेकिन अब इस रणनीतिक फैसले के साथ ही तमिलनाडु की चुनावी जंग में विपक्षी खेमे के मुकाबले सत्ताधारी गठबंधन ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके में सीट शेयरिंग फाइनल होने के बाद बीजेपी की चिंता बढ़ती नजर आ रही है। वैसे उसकी टेंशन एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर भी बनी हुई है। यूथ कांग्रेसियों को जेल भेजा गया, लेकिन अब यूथ कांग्रेस प्रमुख उदय भानु चिब समेत सभी कार्यकर्ताओं की रिहाई हो गई है। और रिहाई के बाद उदय भानु चिब ने खुद को राहुल गांधी का सिपाही बताया, तो वहीं सरकार को चेतावनी भी दे दी। जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की तिहाड़ जेल से इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब और दूसरे कार्यकर्ताओं की रिहाई हो गई है। जेल से बाहर आते ही चिब ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो राहुल गांधी के सिपाही हैं और किसी भी दमनकारी कार्रवाई से डरने वाले नहीं हैं। जेल के बाहर उनके समर्थकों का भारी हुजूम उमड़ पड़ा। कार्यकर्ताओं ने ये जवानी है कुर्बान, राहुल गांधी तेरे नाम के नारे लगाए। राहुल जी के सिपाही हैं, डरने वाले नहीं हैं। ये जवानी है कुर्बान, राहुल गांधी तेरे नाम। मीडिया से बात करते हुए उदय भानु चिब ने कहा कि देश हित में संघर्ष करना हमारे लिए गर्व की बात है। भारत विरोधी यूएस ट्रेड डील किसानों, युवाओं और देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ है और इसके विरोध में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम राहुल गांधी के सिपाही हैं, जेल और दमन से डरने वाले नहीं। सच और देश हित की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। ये संघर्ष रुकेगा नहीं, बल्कि और तेज होगा। दरअसल उदय भानु चिब को अदालत ने 28 फरवरी को जमानत दे दी थी। वहीं दूसरे 9 आरोपियों को 1 मार्च को राहत मिली थी। दिल्ली पुलिस की वेरिफिकेशन रिपोर्ट के बाद मंगलवार 3 मार्च की रात तिहाड़ प्रशासन ने रिहाई के आदेश जारी किए। आइए एक बार समझ लेते हैं कि यह मामला क्या था। हाल ही में दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान युवा कांग्रेस ने एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस होकर भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील का विरोध किया। पुलिस ने इस मामले में उदय भानु चिब समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। युवा कांग्रेस का आरोप है कि यह व्यापार समझौता भारतीय किसानों और आम नागरिकों के हितों के खिलाफ है। दरअसल इस जीत के बाद उदय भानु चिब ने एक्स हैंडल से पोस्ट किया कि यह रिहाई कॉम्प्रोमाइज्ड हुकूमत की तानाशाही को तमाचा है। सत्ता के नशे में चूर दिल्ली और तिहाड़ की सलाखें राहुल गांधी के बब्बर शेरों का रास्ता नहीं रोक सकती। देश के स्वाभिमान के लिए ये लड़ाई अब और तेज होगी। बगावत की तपिश अभी जिंदा है। युवा कांग्रेस के वकील रुपेश सिंह भदौरिया ने इस रिहाई को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक संगठन की नहीं, बल्कि संवैधानिक अधिकारों की जीत है। हालांकि अदालत ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं, जैसे चिब को किसी भी यात्रा से पहले कोर्ट को सूचित करना होगा और जांच में सहयोग करना होगा। लेकिन इन सब के बीच उदय भानु चिब की रिहाई और यूथ कांग्रेस की हुंकार ने मोदी सरकार के मंसूबों को नाकाम कर उसकी टेंशन को बढ़ाने का काम किया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे देश की भावी महिला सीजेआई जस्टिस बीवी नागरत्ना की अहम टिप्पणी को। उन्होंने कहा कि न्याय की कुर्सी लोकप्रियता की मोहताज नहीं होती। उनका इशारा साफ था, जज सरकार या सिस्टम के आगे झुकने के लिए नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा के लिए नियुक्त होते हैं। इसके साथ ही जस्टिस नागरत्ना ने कार्यपालिका को आईना दिखाने का काम किया। तो और क्या कुछ बोली है जस्टिस बीवी नागरत्ना, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने न्यायपालिका की आजादी और जजों के नैतिक साहस पर बड़ा संदेश दिया है। केरल हाईकोर्ट में जस्टिस टीएस कृष्णमूर्ति अय्यर स्मृति व्याख्यान को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जजों को फैसला सुनाते वक्त अपने करियर या प्रमोशन की चिंता नहीं करनी चाहिए। जस्टिस नागरत्ना ने साफ किया कि भले ही कोई फैसला अलोकप्रिय हो या उससे कार्यालय विस्तार पर असर पड़ता हो, इसके बावजूद जजों को अपनी शपथ और न्यायिक धर्म पर अडिग रहना चाहिए। सामूहिक हित के नाम पर निजी आजादी को कमजोर नहीं किया जा सकता। राज्य की दमनकारी शक्तियों को सामान्य बनाना असंवैधानिक है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अदालतों को कानूनों को रद्द करने और कार्यपालिका पर रोक लगाने का अधिकार है।
ये फैसले राजनीतिक रूप से कठिन हो सकते हैं, लेकिन संविधान की रक्षा के लिए अनिवार्य है। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि न्यायिक राय कोई समझौता नहीं है। सहकर्मियों से अलग राय रखना बौद्धिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। असहमति वाले फैसले संवैधानिक विश्वास की अभिव्यक्ति होते हैं। माना जा रहा है कि ऐसा कहकर जस्टिस नागरत्ना ने साफ तौर पर यह मैसेज देने की कोशिश की है कि न्यायपालिका सरकार के आगे झुकने के लिए नहीं, बल्कि संविधान की हिफाजत करने के लिए होती है और एक ही रोस्टर में असहमति होना सामान्य बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि जस्टिस बीवी नागरत्ना साल 2027 में भारत की पहली महिला सीजेआई बनेंगी और उससे पहले उनके संबोधन की ये बातें काफी चर्चा बटोर रही हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।